नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। उत्कर्ष क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बुनियाद सीरीज के अंतर्गत एक नए जोश, नई उमंग, नई उत्साह और नई ऊर्जा के साथ उत्कर्ष क्लासेस आपके सामने आपकी सिविल सेवा की तैयारी को मजबूत करने का पूरा प्रयास कर रही है। इस क्रम में आधुनिक भारत के इतिहास की 3 क्लासेस आपकी हो चुकी है और आज हम आधुनिक भारत के इतिहास का ही एक और महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सामने रखने जा रहे हैं, जिसका नाम है सहायक संधि प्रणाली और उसका प्रभाव। दोस्तों, चाहे प्री एग्जाम हो और चाहे मेंस का एग्जाम हो, सब्सिडरी अलायंस सिस्टम से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसलिए यहां पर हम आज सहायक संधि प्रणाली को बहुत बेहतर तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे। इस क्रम में सबसे पहले थोड़ा सा हम ये देखें कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटेन की एक व्यापारिक कंपनी थी, वो एक व्यापारिक कंपनी बनकर भारत में आती है और 1757 की प्लासी के युद्ध के माध्यम से वो बंगाल की राजनीतिक शक्ति बन जाती है। 1765 के अंदर वो बंगाल की दीवान बन जाती है और 1772 में 1772 में उन्होंने बंगाल पूरी तरह से अपने हाथ में ले लिया, जब वारेन हेस्टिंग जो है बंगाल का गवर्नर बन जाता है। उसके बाद उन्होंने बहुत सारी राजस्व प्रणालियों को लागू किया। इस क्रम में लॉर्ड कॉर्नवालिस की बड़ी भूमिका है, उसके बाद सर जॉन सॉर, लेकिन लॉर्ड वेलेस्ली नाम का एक गवर्नर जनरल आता है। ध्यान से सुनना आप लोग, लॉर्ड वेलेस्ली जो है, लॉर्ड वेलेस्ली का कार्यकाल जो है, लॉर्ड वेलेस्ली जो है, ये बेसिकली 1798 से 1805 तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहता है। तो सबसे पहले आप इसको ध्यान में रखेंगे, ये बंगाल का गवर्नर जनरल बन के आता है। और यहां पर स्पेशली ध्यान रखना कि जिस समय गवर्नर जनरल बना, इसकी एज मात्र 37 साल थी। 37 इयर्स की एज में आता है। युवा था, जोश था, ऊर्जा से परिपक्व था और ये भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। लेकिन इसको स्पष्ट निर्देश थे कि कम से कम खर्च में बिना युद्ध किए हमें अपना विस्तार करना है। इसलिए दोस्तों, ये एक सिस्टम लेके आएगा जिसका नाम होगा सहायक संधि प्रणाली, सब्सिडरी अलायंस सिस्टम। अब ये क्या थे दोस्तों? उससे पहले देखो आप यहां पर, ये बेसिकली अंग्रेजों का जो साम्राज्य जो है, उसकी शुरुआत जो है भारत में स्पेशली इस बंगाल से होती है और अंग्रेज बंगाल के बाहर अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाह रहे हैं। अब साम्राज्य विस्तार का एक तरीका तो यह है कि आप युद्ध कीजिए, लेकिन आप अधिक से अधिक युद्ध करोगे तो अधिक खर्चा होगा और अधिक खर्चा होगा तो जाहिर सी बात है आप एक व्यापारिक कंपनी हो, आप भारत में अधिकतम लाभ के लिए आए हो। इसलिए कंपनी कम से कम खर्च करना चाहेगी, लेकिन उसकी सेना आधुनिक हो, इसका प्रयास किया जाएगा। इसी समय इस बाउंड्री पर फ्रांस का शासक था नेपोलियन। आप लोग नाम रखना, फ्रांस का शासक था नेपोलियन और नेपोलियन लगातार यह सपना बुन रहा था कि वो अंग्रेजों के पूर्वी साम्राज्य की ओर बढ़ना चाह रहा था और इस क्रम में उसने रूस के साथ में कुछ बातचीत भी की थी। इसलिए अंग्रेजों को इस बात का खतरा भी था कि कहीं फ्रांस का शासक नेपोलियन भारतीय सीमा पर न पहुंच जाए। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए लॉर्ड वेलेस्ली भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य के विस्तार के लिए जिस नई प्रणाली को लेकर आता है, उसी को हम सहायक संधि प्रणाली कहते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा जो हेडिंग है वो बेसिकली है सहायक संधि प्रणाली, सब्सिडरी अलायंस सिस्टम। पहले मैं क्लियर कर दूं कि सहायक संधि प्रणाली से आपके प्री एग्जाम में बनने वाले प्रश्न कौन कौन से होंगे जो सबसे अधिक बार पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन जो बनेगा वो बनेगा
कि सहायक संधि प्रणाली का आविष्कारक कौन माना जाता है। ध्यान रखना, यहां शब्द आएगा सहायक संधि प्रणाली का आविष्कारक किसको माना जाता है, मतलब इस प्रकार का इनोवेशन किसने किया था। और दूसरा क्वेश्चन वो होगा सहायक संधि प्रणाली का जनक किसको माना जाता है। आप लोग ध्यान रखना, आविष्कारक और जनक में डिफरेंस है। एग्जैक्टली जो सहायक संधि प्रणाली है जिस रूप में आई उसका जनक तो लॉर्ड वेलेस्ली था, तो यहां पर जो जनक माना जाएगा वो तो माना जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली को। मतलब सहायक संधि प्रणाली का जो व्यवहारिक और सैद्धांतिक रूप इतिहास में प्रस्तुत किया गया उसका जनक जो है लॉर्ड वेलेस्ली था। और कब प्रस्तुत किया उसने, तो ये प्रणाली उसने प्रस्तुत की है 1798 के अंदर, 1798 में। लेकिन इस प्रकार की संधि करने वाला या इससे मिलता जुलता प्रारूप अगर इतिहास में सबसे पहले प्रस्तुत हुआ है तो उसका नाम था भारत में फ्रेंच गवर्नर डुप्ले। ध्यान रखना, फ्रेंच गवर्नर डुप्ले फ्रेंच सेना को भारतीय रियासतों को किराए पर देता था, इसलिए उसने भी सहायक संधि जैसा एक मॉडल शुरू किया था। लेकिन एग्जैक्टली जो सहायक संधि इसको हम सब्सिडरी अलायंस सिस्टम कहते हैं उसका जनक जो है वो लॉर्ड वेलेस्ली माना जाता है। एक चीज और, आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछे कि अंग्रेजों ने सहायक संधि जैसी संधि सबसे पहले किस राज्य के साथ 1798 से पहले की थी, तब आपका उत्तर होगा, अगर इससे ये नंबर 1 पे आएगा, नंबर 2 इससे पहले और आए तो हम कहेंगे 1765 की जो इलाहाबाद की संधि हुई थी, उस 1765 की इलाहाबाद की संधि के द्वारा रॉबर्ट क्लाइव ने अवध के साथ में जो संधि की थी जिसमें अवध को सुरक्षा का भरोसा दिलाया गया था, वो भी सहायक संधि का मिलता जुलता पार्ट था। लेकिन एग्जैक्ट जो सहायक संधि थी उसका श्रेय जाता है लॉर्ड वेलेस्ली को। तो 1765 की इलाहाबाद वाली जो है वो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव को। और यहां पर यह भी ध्यान रखें, रॉबर्ट क्लाइव ने किस राज्य की सुरक्षा की गारंटी ली थी, तो आपका उत्तर होगा अवध का। 3 पॉइंट मैंने सबसे पहले क्लियर किए हैं। सहायक संधि प्रणाली का आविष्कारक किसको माना जाता है, तो उत्तर होगा फ्रेंच गवर्नर डुप्ले को। इसका जनक किसको माना जाता है, तो होगा लॉर्ड वेलेस्ली को। और इसका प्रारूप इससे पहले किसके कार्यकाल में दिखाई देता है, तो होगा 1765 की इलाहाबाद की संधि के अंदर, जब रॉबर्ट क्लाइव ने अवध को सुरक्षा का भरोसा दिया था। इसके बाद में सहायक संधि प्रणाली क्या है ये देखेंगे हम। ये संधि किन रियासतों के साथ लागू की गई थी, किन रियासतों को या किन रियासतों ने इस संधि को किया था उसको देखेंगे। साथ ही साथ सहायक संधि करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था, पहला भारतीय राज्य कौन सा था जिसने अंग्रेजों के साथ में सहायक संधि की थी। फिर उसके बाद में सहायक संधि प्रणाली के प्रमुख प्रावधान क्या थे, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ सब्सिडरी अलायंस सिस्टम, इसके प्रोविजंस क्या थे। और उसके बाद में इस प्रणाली का ईस्ट इंडिया कंपनी पर क्या प्रभाव पड़ा। प्रभाव में हम 2 चीज देखेंगे, एक तो इसका EIC पर प्रभाव क्या पड़ा, और दूसरा पॉइंट जो हम देखेंगे वो आपका होगा भारतीय रियासतों पर इसका प्रभाव क्या पड़ा। मतलब दूसरा जो है भारतीय रियासतों पर इसका प्रभाव क्या पड़ा। और आपको से जानकर अचंभा हो कि चाहे RS का एग्जाम हो और चाहे IAS का एग्जाम हो, सर्वाधिक बार अगर किसी संधि से बात की जाए तो सहायक संधि सबसे अधिक पूछी गई है। और अब भविष्य में जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें मेंस के अंदर भी इसका प्रश्न बन सकता है, सहायक संधि प्रणाली क्या थी, इसके प्रमुख प्रावधानों पर चर्चा कीजिए। जब शब्द आएगा चर्चा कीजिए तब हमें कैसे लिखना होगा, जब आए सहायक संधि प्रणाली का विश्लेषण कीजिए तब कैसे लिखना होगा, सहायक संधि प्रणाली का मूल्यांकन कीजिए, तो मैं इन सभी एंगल से आपको समझाने का बहुत बेहतर तरीके से प्रयास करूंगा। और साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको सूचना देना चाहूंगा
कि आरएस उत्कर्ष में इस बुनियाद सीरीज के अंतर्गत जो 3 क्लासेस चल रही हैं उसके नोट्स जो है वो पीडीएफ फॉर्म में उत्कर्ष ऐप के टेलीग्राम चैनल पर डाल दी गई है। इसलिए आप बार बार मैसेज लिख के उसको जो है ऐप पर उसको डाल दी गई, सॉरी उत्कर्ष के ऐप पर उसको डाल दिया गया है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें और आपको सब पीडीएफ मिल जाएगी, आप बिल्कुल चिंता उसकी ना करें। अब इस क्रम में दोस्तों आगे देखिए, आप ये पॉइंट्स देखने के बाद सबसे पहले हम देखेंगे कि जिस सहायक संधि की हम बात कर रहे हैं उस सहायक संधि की परिभाषा क्या है, सहायक संधि प्रणाली की परिभाषा क्या है। द डेफिनेशन ऑफ सब्सिडरी अलायंस, तो इसकी परिभाषा होगी 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य सुरक्षा को लेकर जो संधि हुई या जो समझौता हुआ उसे सहायक संधि के नाम से जाना जाता है। यहां पर दोस्तों ध्यान रखना, 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य सुरक्षा को लेकर जो संधि हुई उससे ही सहायक संधि कहा जाता है, सहायक संधि कहा जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट तो आप यहां पर ध्यान रखेंगे, सहायक संधि प्रणाली से आप क्या समझते हो। उसके बाद जो है सहायक संधि प्रणाली के प्रावधान क्या होंगे, तो ध्यान से पहले आप समझना इसके प्रोविजन क्या होंगे। सहायक संधि प्रणाली के प्रमुख प्रावधान, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस। अब वो प्रावधान सबसे पहले आप ध्यान से सुनने का प्रयास करना ताकि एक ही बार में आपको चीजें जो है वो बहुत अच्छे से याद हो जाए। और ये किसके मध्य होगा, तो ध्यान रखना ये सहायक संधि के प्रावधान जो है ये बेसिकली हो रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC एवं भारतीय रियासत, कोई भी रियासत जैसे हैदराबाद, अवध, जिसने भी किया हो उसके साथ में क्या प्रोविजन लागू होगा। तो यहां पर आप ध्यान रखना 5 बिंदु स्पेशली आपको याद करने हैं, 5 पॉइंट्स। वो 5 पॉइंट्स कौन से देख लो आप लोग, 5 बिंदु जो आपके हैं। नंबर 1, पहला बिंदु, EIC के साथ सहायक संधि कौन सा राज्य करेगा, वो राज्य जो कहीं ना कहीं किसी और देश से या किसी और रियासत से असुरक्षित महसूस कर रहा है। उसको लगता है कि मेरे पर हैदराबाद आक्रमण कर सकता है, या मराठों को लगता है कि उस पर अवध हमला कर सकता है, तो वो अवध से बचने के लिए अंग्रेजों के साथ संधि करेगा। तो ध्यान रखना पहला पॉइंट, इस संधि का जो मेन क्रक्स है वो क्या है, जो भी भारतीय रियासत ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि करेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी उसकी सुरक्षा के लिए एक सेना की टुकड़ी उसके राज्य में तैनात कर देगी, या बाहर से भी उसको प्रोटेक्शन दिया जा सकता है। यहां पर ध्यान रखना, कैसे प्रश्न पूछा जाएगा वो भी 100% आपको बता दिया जाएगा। देखिए आप, सबसे पहले नंबर 1, भारतीय रियासत जो सहायक संधि करेगी, उसमें EIC अपनी सेना की एक टुकड़ी वहां तैनात करेगी। और ध्यान रखना, ये जो सेना की टुकड़ी की तैनाती होगी इसमें 2 बिंदु ध्यान रखने हैं। नंबर 1, सेना में कितने सैनिक होंगे, और दूसरा, वो सेना की टुकड़ी उस राज्य में रहेगी या बाहर से प्रोटेक्शन देगी, ये उस भारतीय रियासत पर निर्भर करता था। तो मैंने यहां पर लिख दिया आवश्यकता अनुसार
आवश्यकता अनुसार का मतलब होगा कि उस रियासत को कितने सैनिकों की आवश्यकता है। जैसे मराठा पेशवा ने 60,000 सैनिकों की डिमांड की थी, तो उसको 60,000 सैनिक तैनात कर दिए जाएंगे। तो यह बिंदु आपको यहां पर ध्यान रखना है, पहला पॉइंट। नंबर 1। नंबर 2, जिस राज्य के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना रहेगी तैनात, उसके बदले, दूसरा पॉइंट जो होगा नंबर 2, वह भारतीय राज्य ईआईसी को सेना के बदले अनुदान देगा। अनुदान कहते हैं ग्रांट को। यहां पर अनुदान का मतलब क्या होगा कि मान लीजिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने 60,000 सैनिक पूना में तैनात कर दिए, तो मराठा पेशवा उन 60,000 सैनिकों का वार्षिक खर्च जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को देगा, उसको अनुदान कहा गया है। वह भारतीय राज्य ईआईसी को सेना के बदले अनुदान देगा, अर्थात सैन्य खर्च प्रदान करेगा। यह दूसरी शर्त हो गई। तीसरा पॉइंट आप लोग ध्यान रखना, थर्ड पॉइंट जो है, तीसरा बिंदु, इन्होंने कहा कि एक ब्रिटिश रेजिडेंट हर समय उस रियासत के दरबार में तैनात रहेगा। एक ब्रिटिश रेजिडेंट हर समय उस भारतीय रियासत में तैनात रहेगा। तो तीसरा पॉइंट और ध्यान रखना, एक ब्रिटिश रेजिडेंट की नियुक्ति, ये आपका थर्ड पॉइंट होगा। और इसमें नीचे नोट करके लिखा हुआ था कि वह रेजिडेंट उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, जो भी ब्रिटिश रेजिडेंट बन के आता था उसका काम ही था उस रियासत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना। और चौथा पॉइंट, विदेश नीति के मुद्दे पर वह भारतीय राज्य गवर्नर जनरल से सलाह किए बिना बातचीत नहीं कर सकता था। मतलब जैसे मान लीजिए अवध ने साइक संधि कर ली है, तो साइक संधि करने के बाद अवध यदि हैदराबाद से बातचीत करना चाहता है तो बातचीत आप नहीं कर सकते बिना गवर्नर जनरल से परमिशन लिए। तो ये पॉइंट्स भी आपको स्पेशली यहां पर ध्यान रखना है। चौथा, पांचवा, वह भारतीय राज्य किसी और यूरोपियन को अपनी सेवा में नहीं रख सकता था। मतलब अगर कोई फ्रेंच उस रियासत में काम करना चाहिए, वहां पर कोई कैप्टन बन के, तो नहीं भाई साहब, आप वहां पर काम नहीं कर सकते। अब आपको कि सर इन सब के बदले अंग्रेज उस राज्य को क्या देते थे, तो आप लोग ध्यान रखना, जो भी राज्य साइक संधि करता था, इन सब के बदले अंग्रेज उस राज्य को उसकी सुरक्षा की गारंटी देते थे। तो लास्ट छठा पॉइंट जो होगा वो आपका होगा, सिक्स्थ होगा, इन सब के बदले उस राज्य को ईआईसी सुरक्षा की गारंटी देती थी। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप लोग कमेंट्स के माध्यम बताइए, सहायक संधि करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था? सहायक संधि करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था? तो यहां पर आप लोग ध्यान रखेंगे, सबसे पहले मैंने यहां पर लिखा सहायक संधि करने वाले भारतीय राज्य। इसमें सबसे पहला नाम जो आएगा सहायक संधि करने वाले भारतीय राज्यों में, नंबर 1 सबसे पहले हैदराबाद।
दूसरा मैसूर, तंजाउर, तंजाउर को आप तंजौर भी लिख सकते हो, अवध, मराठा पेशवा जो पूना में बैठता था, मराठा पेशवा, और उसके बाद में छठा नागपुर के भोंसले, ग्वालियर के सिंधिया, ग्वालियर के सिंधिया, ये सबसे पहले सहायक संधि करने वाले राज्य थे। तो यहां पर आप देखोगे हैदराबाद ने 1798 के अंदर ये सहायक संधि की है, मैसूर ने 1799, 1799 में आप लोग ध्यान रखना दो है, 1799, 1799। और इसमें एक चीज और ध्यान रखना, जो अवध है उसने सहायक संधि 2 बार की है, तो 1798 और यहां पर फिर आएगा 1800, 1800 में उसने दूसरी बार सहायक संधि की है। इसी प्रकार अवध जो है उसने 1801 में की है, पेशवा 1802, जिसको हम कहते हैं बेसिन की संधि, 1802 की बेसिन की संधि इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण संधियों में से एक है, जिसमें मराठा पेशवा अंग्रेजों से संधि कर रहा है। और दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, मराठा शक्ति बालाजी बाजीराव के समय इतनी ताकतवर थी कि पूरे मराठों से बाकी 18वीं सदी के राज्य ऐसे थरथराते थे, लेकिन बाजीराव सेकंड वो व्यक्ति था जिसने अंग्रेजों के साथ में सहायक संधि कर ली, और इससे अंग्रेजों का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। और एक अंग्रेज इतिहासकार कहता है कि मराठों ने जब यह संधि कर ली तो लगभग यह तय हो गया कि अब भारत में मुगलों का स्थान कौन लेने जा रहा है। मतलब यहां से एक प्रकार से यह पक्का हो जाता है। तो आप लोग ध्यान रखना। और नागपुर जो है 1803 में, सिंधिया 1804 में, इसके बाद में कम हो जाता है। उसके बाद जयपुर, जोधपुर, बूंदी, इन राज्यों ने भी अलग अलग समय पर सहायक संधियां की है। तो ये सहायक संधि करने वाले राज्य हैं। एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन बनेगा, सहायक संधि करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था? हैदराबाद। वह कौन सा राज्य था जो सहायक संधि के अंतर्गत पैसा न चुकाने के कारण उसका लगभग आधा राज्य हड़प लिया गया था? तो उसका उत्तर होगा अवध। ध्यान रखना, यदि इसके ऊपर सहायक संधि का जो अनुदान था, यह अनुदान ही चुका नहीं पाता है, इसलिए इसकी 1801 के आसपास इसके आधे राज्य को अंग्रेज हड़प जाते हैं। ये सहायक संधि करने वाले वो भारतीय राज्य थे। आगे बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन, आप लोग एक प्रश्न का जवाब दीजिए कि जो सहायक संधि हुई, उस सहायक संधि से उस भारतीय रियासत पर क्या फर्क पड़ा? बहुत अच्छा क्वेश्चन बन रहा है। सहायक संधि से या सहायक संधि करने वाली भारतीय रियासतों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पहली बात तो जितना भी प्रभाव पड़ेगा वो लगभग 99% नेगेटिव इंपैक्ट था, नकारात्मक प्रभाव ही पड़ता है। और वो प्रभाव क्या क्या होगा उसको आप देखने का प्रयास कीजिए कि ये प्रभाव क्या क्या था। तो देखिए आप, सबसे पहले जिस भारतीय राज्य ने, जैसे अवध ने, हैदराबाद ने, मैसूर ने, तंजौर ने सहायक संधि की, तो फर्क क्या पड़ेगा? नंबर वन आप देखोगे, सबसे पहले इस संदर्भ में मुनरो कहते हैं, मुनरो जो एक ब्रिटिश अधिकारी हुए हैं, उसने कहा कि एक रियासत के पास संप्रभुता, उसकी अपनी एक राष्ट्रीय पहचान, उसका अपना एक जो सांस्कृतिक महत्व था, वो सब कुछ इस संधि के माध्यम से
उस रियासत ने अंग्रेजों के पास गिरवी रख दिया। मतलब पहला पॉइंट होगा सहायक संधि द्वारा भारतीय राज्यों ने अपनी संप्रभुता अंग्रेजों के पास गिरवी रख दी। एक रियासत के पास सबसे बड़ी चीज होती है उसकी खुद की सेना, उसकी खुद की फॉरेन पॉलिसी, उसकी खुद की निर्णय क्षमता। लेकिन अंग्रेजों के साथ ये सहायक संधि करके और उस रियासत के पास जो कुछ था जिसको हम कहते हैं संप्रभुता, सॉर्जनिटी, वो इन्होंने किसके पास गिरवी रख दी? तो आपका उत्तर होगा EIC के पास में। नंबर 1। नंबर 2, दूसरा पॉइंट आप लोग ध्यान रखना, सेकंड बिंदु जो है, जब वह राज्य पूरी तरह से अंग्रेजों पर उसकी सेना के लिए निर्भर हो गया तो उस राज्य की खुद की सेना का पतन हो गया। खुद की सेना खत्म हो गई, हजारों सैनिक उसके बेरोजगार हो गए। तीसरा पॉइंट, इस सहायक संधि के माध्यम से एक ब्रिटिश रेजिडेंट हर समय उनके दरबार में रहता था, तो उसके माध्यम से उसकी आंतरिक कमजोरियों का पता लग गया। आंतरिक कमजोरियों का पता लगना, आंतरिक कमजोरियों का पता लगना। और सबसे बड़ी बात, फिर आप आगे बढ़ोगे, चौथा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट जो है, वो किसी और यूरोपियन को अपने यहां पर नियुक्त नहीं कर सकते थे, इसलिए उनकी क्वालिटी, गुणवत्ता, प्रशासनिक क्षमताएं जो है वो लगातार कमजोर होगी। अन्य यूरोपियंस के रास्ते बंद हो गए, अन्य यूरोपियन के रास्ते बंद होने से अंग्रेजों का वहां बाहुल्य हो जाएगा। साथ ही साथ पांचवा बिंदु दोस्तों आप लोग और याद रखना, एक पॉइंट था कि जो भी सहायक संधि करेगा वो राज्य किसी और राज्य के साथ में बातचीत नहीं कर सकता बिना गवर्नर जनरल से परामर्श किए। इसका मतलब क्या होगा? विदेश नीति के मुद्दे पर पूरी तरह EIC पर निर्भर, और जब EIC पर निर्भर भी हो गए कोई बात नहीं, लेकिन जब इनको पता लग गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हमने जो सहायक संधि की वो गलत है, तो इसके बावजूद भी अवध और हैदराबाद मिल नहीं सकते, अर्थात ये भारतीय राज्य किसी संघ का निर्माण नहीं कर सकते थे, संघ का निर्माण नहीं कर सकते थे। किसके खिलाफ? ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ किसी संघ को नहीं बना सकते थे। और ध्यान रखना, EIC अपनी सेना के बदले जो अनुदान लेती थी वो अनुदान इतना होता था कि राज्य देते देते दिवालिया हो गए। तो ध्यान रखना, चौथा और लास्ट पॉइंट जो है ये आपका 6th पॉइंट होगा, और ये आपका सातवां बिंदु है, वह राज्य अनुदान देते देते दिवालिया हो गई। और ध्यान रखना, अंग्रेज चाहते तो इनका विलय उस समय भी कर सकते थे, लेकिन उस समय युद्ध करना पड़ता, युद्ध में अंग्रेजों का खर्च होता, इसलिए अंग्रेज उस युद्ध से बचना चाहते थे। उस युद्ध से बचना चाह रहे थे और अंग्रेजों ने पेशेंस से काम लिया, उनके साथ सहायक संधि करके उनको बांध दिया। अब आपको मेंस के पॉइंट से ध्यान रखना है, क्वेश्चन बनेगा कि सहायक संधि से EIC को लाभ क्या हुआ।
और ऐसा प्रश्न अभी तक बना नहीं है, इसलिए आपको बहुत अच्छे से इसको तैयार करना है आरएएस मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो यहां पर देखिए आप, सहायक संधि से ईआईसी को क्या लाभ हुआ? सहायक संधि से ईआईसी को क्या लाभ हुआ? ईआईसी को लाभ, तो यहां पर दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, क्या लाभ हुआ सहायक संधि से ईआईसी को? अगर इसको हम देखें तो जो पहला लाभ होगा, पहला लाभ जो है उसको आप देखिए, नंबर 1, आप बताइए सबसे पहले कि अगर अंग्रेजों ने उस भारतीय राज्य के साथ में सहायक संधि की तो क्या लाभ होगा? नंबर 1, अंग्रेजों के पास सबसे आधुनिक सेना थी। उस आधुनिक सेना का खर्च, जैसे मान लीजिए आपको पता होगा अंग्रेजों के पास 1857 के विद्रोह के समय 3,11,400 सैनिक थे। आप देखना, ईआईसी की जो सेना थी उसमें उनके पास 3,11,400 सैनिक टोटल थे, और इन 3,11,400 में से 2,65,900 सैनिक भारतीय थे। बात को ध्यान से सुनना, अंग्रेजों के पास में 3,11,400 सैनिकों की सेना थी, और यह उस समय के 19वीं शताब्दी के भारत की सबसे ताकतवर सेना थी, सबसे आधुनिक सेना थी। तो प्रश्न उठेगा कि अंग्रेजों ने अपनी इस इतनी बड़ी आधुनिक सेना को कहां और कैसे तैयार किया? तो उसका सही उत्तर जो है वो होगा, जैसे इन्होंने 10 राज्यों के साथ सहायक संधि कर ली, किसी राज्य के साथ में 50,000 सैनिक वहां भेज दिए अवध के अंदर, 60,000 सैनिक भेज दिए मराठों के पास में, 10,000 भेज दिए हैदराबाद के पास में। सेना इनकी, सैनिक इनके, हथियार इनके, पूरा खर्च जो है वो भारतीय रियासतें देती थी। इसलिए इसका जो पहला बिंदु होगा, आप लोग ध्यान रखना, जो पहला पॉइंट आपको याद रखना है, नंबर 1, सबसे पहला बिंदु, ईआईसी ने आधुनिक भारत की या आधुनिक भारत में सबसे मजबूत सेना तैयार की, सबसे मजबूत सेना को तैयार किया, प्लस उस सेना को इन्होंने आधुनिक बना लिया, आधुनिक बना लिया। लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट बिंदु जो है वो किसके खर्चों पर? तो उत्तर होगा रियासतों के खर्चों पर। देखो आप, रियासतों के खर्चों पर। आप कहोगे सर इसका मतलब तो यह होगा कि दिवालिया होगी तो रियासत होगी, ईस्ट इंडिया कंपनी तो मजबूत ही होनी है। तो इसका, अगर उन्होंने आधुनिक सेना बना ली और खर्चा रियासत का लग रहा है, तो इसी का एक बिंदु और होगा, और वो पॉइंट जो है आपको ध्यान रखना है, वो जो बिंदु है आपका, वो जो पॉइंट है वो होगा नंबर 2, सैन्य खर्च बचा लेना। सैन्य खर्च बचा लेना, 2 पॉइंट बहुत अच्छे। तीसरा, इन्होंने साफ साफ लिखा था कि हमारी सेना जहां तैनात रहेगी वो रजामंदी से वापस हटेगी। और ध्यान रखना दोस्तों, सहायक संधि के अंतर्गत जहां जहां पर अंग्रेजों की सेनाएं गई वहां से कभी वापस नहीं हटी, अर्थात जहां जहां सेनाएं गई आगे चलकर वो ब्रिटिश छावनियां बन गई, ब्रिटिश छावनियां बन गई। और जब ब्रिटिश छावनियां बन गई तो अंग्रेजों का जो साम्राज्यवाद का जो सपना था
वो सपना उनका पूरा होता है। फिर आपका क्वेश्चन आएगा नेक्स्ट पॉइंट जो है, रियासतों की आंतरिक कमजोरियों को जान लिया। रियासतों की आंतरिक कमजोरियों को पहचान लिया, और जब इनके पास में उन रियासतों की आंतरिक कमजोरियों का पता लग गया तो आगे चलकर पहचान लिया एवं कालांतर में उसका विलय ब्रिटिश भारत में कर दिया। उसका विलय ब्रिटिश भारत में कर दिया गया। तो ये पॉइंट भी आप स्पेशली याद रखोगे। ये जो पॉइंट ब्रिटिश भारत में कर लिया गया, ये पॉइंट आपको स्पेशली यहां पर याद करना है, कर लिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, उसके बाद में नेक्स्ट बिंदु ध्यान रखना, इस रियासतों में एक शर्त डली हुई थी कि कोई भी रियासत संधि करने के बाद किसी और राज्य से गवर्नर जनरल से बातचीत किए बिना बातचीत नहीं कर सकती, अर्थात भारतीय राज्यों का संघ नहीं बनने दिया। भारतीय राज्यों का संघ नहीं बनने दिया, संघ नहीं बनने दिया। यह बिंदु भी ध्यान रखेंगे। और एक आपको पता है उसमें साफ साफ लिखा हुआ था क्या, कि जो भी राज्य सहायक संधि करेगा वो सहायक संधि करने वाला राज्य अंग्रेजों के अलावा किसी और यूरोपियन को अपनी सेवा में नहीं रख सकता। ध्यान रखना, यहां पर किसी और यूरोपियन को सेवा में नहीं रख सकता। एक बार मैं वापस आपको समझा देता हूं, वापस एक बार समझो आप, कि जब सहायक संधि ईस्ट इंडिया कंपनी ने की, तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब सहायक संधि करती है तो ईस्ट इंडिया कंपनी को लाभ क्या हुआ? उसका पहला लाभ है कि ईआईसी के पास मान लीजिए 3 लाख सैनिक है, उस 3 लाख सैनिकों में से 50,000 हैदराबाद में, 20,000 मराठों के पास, 20,000 अवध के अंदर तैनात कर दिए। अब सेना अंग्रेजों की और खर्चा दे रहे हो भारतीय रियासत। तो मैंने पहला पॉइंट कहा, उन रियासतों के माध्यम से अंग्रेजों ने अपनी आधुनिक सेना तैयार कर ली, और आधुनिक सेना उन रियासतों के दम पर तैयार कर ली, इसलिए इनका सैन्य खर्च बच गया। दूसरा, जहां जहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाएं गई, कभी वहां से वापस नहीं आई, वो वहीं पर उनकी बड़ी बड़ी छावनियां बन गई। इसलिए देखो वहां पर ब्रिटिश छावनियां बन गई। एक उस रियासत में एक ब्रिटिश रेजिडेंट हर समय उसके दरबार में रहता था, तो उसके माध्यम से अंग्रेजों ने इसकी आंतरिक कमजोरियों को पहचान लिया। तो रियासत की आंतरिक कमजोरियों को पहचान लिया। कालांतर में जब वो रियासत बहुत कमजोर हो गई तो उसका विलय जो है वो बेसिकली ब्रिटिश भारत में कर दिया जाता है। एक पॉइंट और ध्यान रखना, अंग्रेजों ने इन रियासतों के साथ संधि करके उन भारतीय राज्यों का संघ नहीं बनने दिया। और सबसे बड़ी बात, किसी और यूरोपियन को भी वो अपनी सेवा में वह रियासत नहीं रख सकती थी। इसलिए ध्यान रखना, इसमें अंग्रेजों की सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी जो थी वो थी फ्रेंच की भूमिका लगभग समाप्त कर दी। ये पॉइंट आपको यहां पर याद रखना है, ये पॉइंट स्पेशली ध्यान रखना। ये होगा आपका सहायक संधि से ईआईसी को लाभ। अब आप देखिए कि अंग्रेजों ने सहायक संधि की। अब इसका मैं लास्ट में इसका निचोड़ आपको 5 मिनट में बता रहा हूं कि लॉर्ड वेलेस्ली जिस समय हिंदुस्तान में आता है, वो एक साम्राज्यवादी व्यक्ति था। वो अपने साम्राज्य का ब्रिटिश भारत का साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। लेकिन अगर वो अवध से, हैदराबाद से, तंजाउर से, मैसूर से, इन सब के साथ में युद्ध करता तो एक बहुत बड़ा सैन्य खर्च हो सकता था, जबकि कंपनी भारत में अधिकतम लाभ के लिए आई हुई थी।
इस चीज को ध्यान में रखते हुए इन्होंने ये सहायक संधि जैसा मॉडल पेश किया। हालांकि इस सहायक संधि का जो मेन मोटा मोटा बात है वो है कि अंग्रेज अपनी सेना को किराए पर देते थे, और किसको? जिस भारतीय रियासत को इसकी जरूरत हो। और एक अंग्रेज इतिहासकार कहता है कि हमने तो अनजाने में भारत को जीत लिया। तो मैं वापस कहना चाहूंगा, अनजाने तुम नहीं, अनजाने तो हम थे, जो कब लूट लिए गए इस बात का पता ही नहीं चला। अगर तुम अनजाने होते तो क्या इस प्रकार की सहायक संधि लेकर आते? जाहिर सी बात है, कभी नहीं। तो दोस्तों, ये सहायक संधि वाला टॉपिक था। थोड़ा सा आप इसका अगेन रिवीजन कीजिए। अगर आपसे पूछे कि सहायक संधि के जो सिम्टम्स है, जो इसका आविष्कार है, वो सबसे पहले किस के अंदर दिखाई देता है? तो एक फ्रेंच गवर्नर था डुप्ले। उस डुप्ले के कार्यकाल में सबसे पहले ये दिखाई देता है, उसी ने सबसे पहले इसको स्टार्ट किया था। बाद में कुछ हद तक रॉबर्ट क्लाइव इसमें आगे आता है, जो अवध के साथ में इलाहाबाद की संधि करता है। लेकिन इसका जो वास्तविक जनक माना जाता है, वो वास्तविक जनक लॉर्ड वेलेस्ली को माना जाता है। एक चीज और, लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि क्यों की, उसमें मैंने आपको सबसे पहले एक पॉइंट और बताया था कि नेपोलियन के आक्रमण का डर था। नेपोलियन के आक्रमण का डर था। फिर एक क्वेश्चन यहां पर आएगा, और आप लोग बताना कि एक तरफ भारत पर नेपोलियन के आक्रमण का डर है, और उससे लगभग एक भारतीय रियासत थी जिसने फ्रांस के साथ संबंध स्थापित करने के प्रयास किए थे, और उसने फ्रांस में अपना दूत भी भेजा था। 18वीं सदी के उस शासक का नाम आप बताइए जिसने फ्रांस से संबंध स्थापित करने के प्रयास किए थे, जिसको फ्रांसीसी क्रांति के अंदर बहुत गहरी रुचि थी। उसने अपने राज्य में जैकोबियन क्लब भी बनाया था। वह फ्रेंच रिवॉल्यूशन का भी बड़ा समर्थक था। उस व्यक्ति का नाम बताइए। वह कौन सा व्यक्ति था जिसने अंग्रेजों के खिलाफ एक गठबंधन तैयार करने के लिए फ्रांस के अंदर अपना दूत भेजा था? उस भारतीय रियासत के शासक का नाम बताइए। फ्री आरएस एकेडमी, वेरी गुड। टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान जो है वो एक ऐसा राज्य था, यहां पर था, और इस राज्य का नाम था मैसूर। मैसूर का शासक था टीपू सुल्तान, और टीपू सुल्तान अंग्रेजों का बहुत बड़ा विरोधी था, और उसने फ्रांस के अंदर अपने दूत भी भेजे थे। लेकिन 1799 के अंदर, 1799 के अंदर टीपू मारा जाता है, और अंग्रेज मैसूर पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, आप लोग ध्यान रखना, उसके बाद चाहते तो अंग्रेज मैसूर को अपने हाथ में ले सकते थे, लेकिन वहां पर उन्होंने वाडियार वंश को स्थापित करके और उसके साथ में अलग से एक सहायक संधि करते हैं। साथ सहायक संधि करते हैं। तो आप में से कई लोगों ने टीपू सुल्तान का उत्तर जो बहुत बेहतर बताया है। अभी दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि आरएस उत्कर्ष के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बुनियाद सीरीज के अंतर्गत आप तक पहुंचने का एक बहुत ही बेहतरीन प्रयास किया जा रहा है। बस आप रेगुलर तरीके से इन क्लासेस को लेते रहिए। यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो होगी रेगुलर आपके पास क्लासेस का आना, और टॉपिक को पूरी तरीके से समझाने का प्रयास किया जाएगा। इस क्रम में मैं आपका आईक्यू जानने के लिए कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, देखता हूं आप में से कितने लोग सक्रिय हैं। और मेरा क्वेश्चन जो है वो है, पहला क्वेश्चन नंबर 1। कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से मैं जानना चाह रहा हूं कि मेरे साथ जुड़े हुए जो बच्चे हैं उन बच्चों का आईक्यू लेवल कैसा है। नंबर 1, आप में से कौन बताएगा कि हड़प नीति का जनक कौन था? हड़प नीति जिसे कहते हैं शांतिपूर्ण विलय का व्यक्तिगत का सिद्धांत, इसका जनक कौन था?
ये पहला क्वेश्चन, नंबर 1। नंबर 2, वो कौन सा एक्ट था जिसके द्वारा EIC का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। केवल चाय और चीन को छोड़कर। और तीसरा, किस रियासत का विलय कुप्रशासन के आधार पर किया गया था? ऑन द बेसिस ऑफ बैड गवर्नेंस। किस रियासत का विलय कुप्रशासन के आधार पर किया गया था? तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, हड़प नीति का जनक जो है वो बेसिकली माना जाता है लॉर्ड डलहौजी को। दूसरा, EIC का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था किस एक्ट के द्वारा? तो आप लोग इसका सही उत्तर होगा 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। और तीसरा, किस रियासत का विलय बैड गवर्नेंस के आधार पर किया गया था? तो आपका उत्तर होगा अवध का विलय किया गया था कुप्रशासन के आधार पर। दोस्तों आज बुनियाद सीरीज की इस क्लास में आज हमने सहायक संधि प्रणाली को विभिन्न तरीकों से पढ़ने का प्रयास किया कि संधि क्या थी, उसके परिणाम क्या रहे, रियासतों पर क्या प्रभाव पड़ा, इससे ईस्ट इंडिया कंपनी पर क्या प्रभाव पड़ा। फिर मिलेंगे उत्कर्ष क्लासेस के इसी प्लेटफॉर्म पर। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।